नौकरियों की बातों में आकर सरकारी नौकरी वाली पत्नी ने पति को छोड़ दिया। 15 साल बाद जब पति सामने आया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हर उस बेटी के लिए एक चेतावनी है जो अपने मायके के मोह में अपनी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा लेती है। आज की कहानी कर्मों के उस चक्र की है जो जब घूम कर वापस आता है तो इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अंत में जो न्याय हुआ उसे देखकर आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। कहानी शुरू होती है पूजा नाम की एक लड़की से। पूजा की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी उसका गौना नहीं हुआ था। हमारे समाज में रस्म होती है कि शादी के कुछ वक्त बाद बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। इसी बीच पूजा की किस्मत का सितारा चमका और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। और नौकरी की भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अफसर के पद पर। पूरे घर में जश्न का माहौल था। माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। पूजा की तनख्वाह बहुत अच्छी थी। अब चूंकि वो अपने मायके में ही थी, तो उसने अपनी पहली तनख्वाह से लेकर हर महीने की कमाई अपने माता पिता और भाइयों पर लुटाना शुरू कर दिया। पूजा को अपने ससुराल वालों से कोई खास लगाव नहीं था, क्योंकि वो कभी वहाँ रही ही नहीं थी। उसके लिए तो उसका मायका ही उसकी दुनिया थी। वो अपनी पूरी कमाई अपनी माँ के हाथ में रख देती। माँ उस पैसे से घर का राशन लाती, पूजा की भाभी के लिए महंगी साड़ियाँ लाती और भाइयों के शौक पूरे करती। धीरे धीरे घर वालों को इस ऐशो आराम की आदत पड़ने लगी। पूजा के भाई और भाभीियों की पूरी तनख्वाह बचने लगी थी, क्योंकि घर का सारा खर्चा जो तो पूजा ही उठा रही थी। भाभियां जब भी किसी महंगे गहने या मेकअप की मांग करती, पूरा पूजा तुरंत उन्हें दिला देती। उसे लगता था कि यही उसका परिवार है, यही लोग उससे सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन वो नादान यह नहीं देख पाई कि यह प्यार पूजा से नहीं, बल्कि पूजा के पैसे से था। एक साल ऐसे ही हंसी खुशी बीत गया। पूजा को लगने लगा कि वो इस घर की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन वक्त का पहिया घुमा और पूजा के ससुराल से गौने की तारीख निकालने के लिए फोन आने लगे। जैसे ही ससुराल जाने की बात उठी, पूजा के मायके में सन्नाटा पसर गया। भाइयों और भाभियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अपनी बहन के जाने का दुख नहीं था, उन्हें दुख इस बात का था कि घर में लगा हुआ पैसों का पेड़ अब उखड़कर दूसरे आंगन में जा रहा था। अगर पूजा चली गई तो उनकी ऐश मौज, उनकी सेविंग, उनके शौक सब खत्म हो जाएंगे। यहीं से शुरू हुआ वो घिनौना खेल जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। पूजा की भाभीियों ने उसके कान भरने शुरू किए। एक दिन रसोई में काम करती हुई बड़ी भाभी ने कहा, अरे पूजा दीदी, यहाँ तो आप महारानी की तरह रहती हैं, नौकरी करती हैं, थक कर आती हैं तो हम आपको चाय बना दे कर देते हैं। लेकिन ससुराल ससुराल में यह सब नहीं चलेगा। वहाँ तो आपको कोल्हू के बैल की तरह जोत दिया जाएगा। दूसरी भाभी ने तुरंत आग में घी डाला। बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। वहाँ तीन तीन जेठानियाँ हैं, ननद है, वो सब मिलकर आपको नौकरानी बना देंगी। और सबसे बड़ी बात, वो लोग आपकी नौकरी भी छुड़वा सकते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बहू उनसे ज़्यादा कमाए और उन पर हुक्म चलाए। पूजा, जिसका मन पहले से ही ससुराल जाने को लेकर आशंकित था, इन बातों से बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि ससुराल जाना मतलब जेल जाना है। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया, माँ, मैं अभी ससुराल नहीं जाना चाहती, मुझे डर लगता है, आप गौने की तारीख आगे बढ़ा दो। माँ, जिसे अब तक बेटी की कमाई की लत लग चुकी थी, उसने भी बेटी के भविष्य से ज़्यादा अपने वर्तमान के सुख को चुना। उसने ससुराल वालों से झूठ बोलकर और बहाने बनाकर गौने को 6 महीने के लिए टाल दिया। खैर, 6 महीने और बीत गए, लेकिन पूजा का मन अब भी नहीं बदला था। उधर उसके पति सौरभ भी मजबूर होकर पहली बार पूजा को फ़ोन किया। सौरभ एक सीधा साधा सुलझा हुआ इंसान था। उसने बड़े प्यार से पूजा से बात की। सौरभ ने कहा, पूजा, क्या तुम्हें हमारे पास आने का मन नहीं करता? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। पूजा ने तख्ती से जवाब दिया, मुझे डर लगता है, मेरी भाभियाँ कहती हैं कि ससुराल वाले मेरी नौकरी छुड़वा देंगे, मेरा पैसा छीन लेंगे। सौरभ हंस पड़ा। उसने उसे समझाया, पगली, आजकल के ज़माने में कौन सरकारी नौकरी छोड़ता है? हम तो गर्व करेंगे तुम पर। मैं वादा करता हूँ, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम बस आ जाओ। पति की इन बातों में इतनी सच्चाई थी कि पूजा का दिल पिघल गया। उसने जिद करके गौने की तारीख निकलवाई और ससुराल चली गई। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने पूजा अपने ससुराल में रही, और वो 2 महीने उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। ससुराल में उसे पलकों पर बिठा कर रखा गया। सास ने उसे बेटी माना, सौरभ ने उसे रानी की तरह रखा। पूजा को एहसास हुआ कि उसकी भाभियाँ कितना झूठ बोल रही थी। उसने तय किया कि वो अपनी नौकरी का तबादला यानी ट्रांसफ़र अपने ससुराल वाले शहर में करवा लेंगी और हंसी खुशी रहेंगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नौकरी ज्वाइन करने के लिए पूजा को वापस मायके आना पड़ा। जैसे ही वो मायके लौटी, इस बार वो बदल चुकी थी। उसने अपनी कमाई ससुराल वालों के लिए बचाना शुरू कर दिया। उसने भाभियों को फालतू खर्चे देना बंद कर दिया। यह बदलाव देखकर मायके वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अब हाथ से निकल रही थी। तब पूजा के भाइयों और भाभियों ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला। उन्होंने पूजा के स्वाभिमान को अहंकार में बदल दिया। भाभियों ने ताना मारा, देखा, हम कहते थे ना, 2 महीने में ही ससुराल वालों ने पट्टी पढ़ा दी, अब सारा पैसा वहाँ
वहाँ ले जाओगी? अरे वो लोग यही तो चाहते हैं, वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुम्हारे नोटों से प्यार करते हैं। अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हारी कमाई पर सास ससुर ऐश करेंगे और तुम्हें एक कौड़ी नहीं मिलेगी। माँ ने भी इमोशनल ब्लैकमेल किया, बेटी हम तो तेरे अपने हैं, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू हमें छोड़कर उन लोगों के लिए पैसा जोड़ रही है। सौरभ अगर तुझसे प्यार करता है तो वो यहाँ ट्रांसफ़र क्यों नहीं ले लेता? तुम सरकारी अफसर हो, वो तो एक मामूली प्राइवेट नौकरी करता है, उसे तुम्हारे पास आना चाहिए, तुम्हें उसके पीछे क्यों भागना? यह बात पूजा के अहंकार को चोट कर गई। उसे लगा कि वो पद में बड़ी है तो सौरभ को झुकना चाहिए। उसने सौरभ को फ़ोन किया और एक फरमान सुना दिया। पूजा ने कड़े शब्दों में कहा, सौरभ अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपना ट्रांसफ़र मेरे शहर में करवाना होगा। मैं अपनी जमी जमाई नौकरी और अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं आऊँगी, वहाँ मेरे पैसे सुरक्षित नहीं हैं। सौरभ सन्न रह गया। उसने समझाने की कोशिश की, पूजा यह तुम क्या कह रही हो? मेरा परिवार, मेरे बूढ़े माता पिता वहाँ हैं, मेरी नौकरी वहाँ है और रीत यही है कि बहू ससुराल आती है। मैं घर जमाई बनकर नहीं रह सकता, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। लेकिन पूजा पर तो मायके वालों का जादू चल चुका था। उसने साफ कह दिया, तो फिर भूल जाओ मुझे, मेरे लिए मेरा मायका और मेरी नौकरी ही सब कुछ है। बात बढ़ती गई। पूजा के पिता और भाइयों ने भी सौरभ और उसके पिता की बेइज्जती की। अंत में सौरभ का सब्र टूट गया। उसने कहा, ठीक है पूजा, अगर तुम्हें अपने पैसों पर और अपने मायके के आगे मेरा प्यार और मेरा साथ नहीं चाहिए तो हम अलग हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। पैसा बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद और सुकून नहीं। और वही हुआ। इसका डर था, दोनों का तलाक हो गया। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में पूजा के मायके में बहुत कुछ बदल चुक गया था। पूजा 42 वर्ष की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब वो जवानी की चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी और झुर्रियाँ थी। शुरुआत के सालों में तो भाई भाभीियों ने उसे बहुत प्यार दिया क्योंकि पैसा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे पूजा की उम्र ढली उनका व्यवहार बदलने लगा। अब वो पूजा को ताने मारने लगे थे। एक दिन पूजा ने अपनी भाभी से पानी मांगा तो भाभी ने झल्ला कर कहा, अरे दीदी खुद ले लो ना, हाथ पैर तो सलामत है, हमारे पास और भी काम है तुम्हारे आगे पीछे घूमने के अलावा। और वैसे भी तुम तो अकेली हो, न बच्चे हैं न पति, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हमें मरने की फुर्सत नहीं है। यह सुनकर पूजा का कलेजा छलनी हो गया। जिन भतीजे भतीजियों पर उसने अपनी पूरी जवानी और कमाई लुटा दी वो अब बड़े हो गए थे और बुआ से कभी तभी बात करते जब उन्हें पैसे चाहिए होते। बुआ बाइक के लिए पैसे दे दो, बुआ कॉलेज की फीस भर दो। पैसे मिलते ही वो गायब हो जाते। पूजा को अब समझ आ रहा था कि वो इस घर में एक एटीएम मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। उस दिन पूजा अपने ऑफिस के काम से उसी शहर गई थी जहाँ कभी उसका ससुराल हुआ करता था। शाम को वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठी अपनी सूनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी नज़र सामने वाली टेबल पर पड़ी। वहाँ एक परिवार बैठा था, दो प्यारे प्यारे बच्चे, एक सुंदर सी महिला और एक पुरुष। बच्चे शोर मचा रहे थे, पापा पिज्ज़ा कब आएगा? और वो पुरुष बड़े प्यार से बच्चों को समझा रहा था। पूजा ने ध्यान से देखा और उसके हाथों से कॉफ़ी का कप छूटते छूटते बचा। वो पुरुष कोई और नहीं, सौरभ था। पूजा की सांसें अटक गई। 15 साल बाद सौरभ को देखकर उसके पुराने जख्म हरे हो गए। लेकिन जब सौरभ अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और चेहरे पर एक ऐसा सुकून जो पूजा ने सालों से नहीं देखा था। सौरभ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सेल्फी ले रहा था। अचानक सौरभ की नज़र पीछे बैठी पूजा पर पड़ी। वो एक पल के लिए चौंका, फिर अपनी पत्नी से कुछ कहा और उठकर पूजा के टेबल के पास आया। पूजा की नज़रें झुकी हुई थी, शर्म और पछतावे से वो गड़ी जा रही थी। सौरभ ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, कैसी हो पूजा? पूजा के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, उसने बस सिर हिलाया। सौरभ ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरी पत्नी है मोनिका और वो मेरे बच्चे हैं। मोनिका भी नौकरी करती है, एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। हम सब साथ रहते हैं, मेरे माता पिता के साथ। उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसने परिवार को अपनाया, अहंकार को नहीं। पूजा की आंखों से आंसू टपक कर मेज पर गिर पड़े। सौरभ ने आगे कहा, उस दिन तुमने कहा था कि तुम अपनी आज़ादी और मायके को चुन रही हो। आज मैं खुश हूँ, मेरा परिवार पूरा है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। काश तुमने उस दिन भाभीियों की नहीं अपने दिल की सुनी होती। तभी सौरभ की पत्नी मोनिका वहाँ आई। उसने बड़े सम्मान से नमस्ते किया और सौरभ से बोली, चलिए सौरभ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, माँ पापा भी घर पर राह देख रहे होंगे। सौरभ मुड़ा और अपने हंसते खेलते परिवार के साथ चला गया। पूजा पत्थर की मूरत बनी उन्हें जाते हुए देखती रही। उस एक पल ने पूजा को तोड़ कर रख दिया। उसे अपनी कोख का सूनापन, अपनी मांग का सूनापन और अपनी जिंदगी का अंधेरा साफ दिखाई देने लगा। उसे समझ आ गया कि जिस मायके के लिए उसने अपना सुहाग उजाड़ा, वहाँ आज उसकी हैसियत एक पुराने फर्नीचर से ज़्यादा कुछ नहीं है। उस रात पूजा सारी रात रोई, लेकिन सुबह होते ही उसने एक फ़ैसला लिया, एक ऐसा फ़ैसला जो उसे 15 साल पहले ले लेना चाहिए था। उसने अपने दफ्तर से अर्जी दी और अपना तबादला एक बहुत दूर के शहर में करवा लिया, जहाँ उसके मायके वाले आसानी से ना पहुँच सके। जाने से पहले उसने अपने भाई भाभीियों और माता पिता को फ़ोन किया। भाई ने हड़बड़ा कर पूछा, अरे पूजा, यह तू क्या कह रही है? तू दूर क्यों जा रही है और तेरी तनख्वाह वो हमें कैसे मिलेगी? पूजा ने कड़क सी आवाज़ में कहा, भैया वो 15 साल पुरानी बेवकूफ़ पूजा अब मर चुकी है। तुमने और भाभीियों ने मिलकर मुझे चूस लिया, मेरा घर तुड़वाया बाकी ताकि तुम्हारी तिजोरियां भर सके। अब बस,
अब मेरी कमाई का 1 रुपया भी तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर उसने अपनी माँ से बात की। माँ, भाभियाँ तो पराई थी, उन्हें पैसों का लालच था, लेकिन तुमने तुमने तो मुझे जन्म दिया था। एक माँ अपनी ही बेटी का घर कैसे उजड़वा सकती है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुढ़ापे में मेरे पैसों की ऐश चाहिए थी। जाओ माँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। इतना कहकर पूजा ने फ़ोन काट दिया और सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया। वो ट्रेन में बैठी अकेली अनजान शहर की तरफ। उसकी ज़िंदगी खाली थी, लेकिन कम से कम अब वो किसी के झूठ और फरेब का शिकार नहीं थी। उसे देर ही सही, लेकिन अकल आ चुकी थी।